आज आपके सामने मैं दूसरा पार्ट इस टॉपिक का लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हम 2 पार्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसके पहले के कुछ जो प्रावधान बचे हुए थे जिसको हम अभी कर नहीं पाए थे। छोटा वीडियो बना था 17-18 मिनट का और पिछला वाला। आज हम उसके जो बचे हुए प्रावधान थे उसे देखेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न अभी तक आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो आ सकते हैं, जिसकी संभावना अधिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इस टॉपिक को आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तो व्यवस्थित रूप से आप इसको देखें। और इसके बाद आप क्या करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरी एक सिंपल सी आपको एडवाइस है। अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो आप इसके बाद ये पूरी चीज़ों को समझने के बाद आप एनसीईआरटी में भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक बार फिर से पढ़ लेंगे आप, तो रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो एनसीईआरटी भी था उसमें, और एस.के. पांडे भी हैं, विपिन चंद्रा भी हैं, सबके कंटेंट उसमें शामिल थे। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन होने के बाद आप चाहें तो एनसीईआरटी से मल्टीपल क्वेश्चन लगा सकते हैं। 3 से 4 दिन बाद, इस वीडियो को अपलोड होने के बाद 3 से 4 दिन बाद एक हम ऐसे भी पीडीएफ में आपको इस टॉपिक से 1909 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से, इन तीनों अधिनियम से एक संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के थ्रू नीचे लिंक में अवेलेबल करा देंगे 3 से 4 दिन बाद, जब सारे वीडियो आ जाएंगे। प्रयास जारी है, आइए देखते हैं। अब 1 अप्रैल 1919 को द्वैत शासन सबसे पहले लागू किया गया भारत में, जिसमें बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और असम, कुल 9 राज्यों में पहले इसे लागू किया गया था। द्वैत शासन प्रणाली आपको पता है, इसका दूसरा नाम मांटेस्क्यू चैनफोर्ड सुधार भी है, जो कि बहुत ही फेमस नाम है। अधिकतर क्वेश्चन इस नाम से भी बनते हैं इससे संबंधित टॉपिक में। दूसरा, इसके नीचे आपको यह समझना है कि द्वैत शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है। डायरेक्टली यह क्वेश्चन आता है। कभी कभी द्वैत शासन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या है, इससे संबंधित एक मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इन चीज़ों को, जो जन्मदाता हो, किसे कहा जाता है जन्मदाता, किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो जन्मदाता जब संबंधित शब्द आए तो उसे ध्यान से याद रखें और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मैचिंग वाले प्रश्न में ये बनता है। 1 नंबर के 4 विकल्प रूप में ये जल्दी नहीं मिलते हैं। द्वैत शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिल कार्टिस ने द्वैत शासन प्रणाली को अपने किताब, जो उनके द्वारा लिखी गई है, डायरकी नामक किताब में उन्होंने बताया है। इसलिए अब डायरकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप याद कर लीजिए। पुस्तक का नाम डायरकी है, जिसमें उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को समझाया, एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया है। इस अधिनियम में भारत एक लोक सेवा आयोग का गठन तथा उसकी भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत ये दोनों प्रणाली लाई गई। एक लोक सेवा आयोग का गठन करना और दूसरा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। इन दोनों चीज़ों में आप देखेंगे कि लोक सेवा आयोग, जो आज के समय में हमारे सामने है, सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा हमारे देश की होती है, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं, IAS। उसके एग्जाम्स जो होते हैं यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी का ही हिंदी नाम है लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। केंद्रीय बजट तथा राज्य बजट को पृथक किया गया पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखिएगा, 1919 में भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम लाया गया था वो सांप्रदायिक आधार पे था। केवल मुस्लिमों को उसमें निर्वाचन प्रणाली में मतदान देने का, मताधिकार प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो कि एक सांप्रदायिक चाल थी अंग्रेजों के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को और एक्सप्लेन में तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार, इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल और एक यूरोपीय था, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाई, आंग्ल और यूरोपियों को निर्वाचन प्रणाली में स्थान मिला था। ये भी आप इसमें याद रखें। दूसरा, आप यहाँ तक तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ चुके हैं। मेरे अनुसार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी और एस.के. पांडे से लिए गए हैं। आप चाहें तो उसमें और भी प्रश्न है, उसको देख सकते हैं। पहला, केंद्र में सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा आया, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आया। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना
किस अधिनियम के अंतर्गत आया? प्रांत में भी केंद्र में भी दोनों में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई थी। तो ये याद रखिएगा, प्रांतों में भी द्वैध शासन की स्थापना 1919 अधिनियम के अंतर्गत की गई। तीसरा, हाई कमिश्नर की नियुक्ति सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? जो भारत सचिव की सहायता के लिए एक पद बनाया गया था। तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति 1919 अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, क्या आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, उसमें इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज खुद ही कंफ्यूज थे कि जो हम बनाते वो सटीक क्यों नहीं होता, तो वो 2 साल 10 साल 5 साल बाद उसको रिजॉल्व कर देते थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की जो समाप्ति हुई, जो कि लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, उसे समाप्त किया गया 1935 एक्ट के द्वारा। जो हमारा अगला टॉपिक है, मैं प्रयास करूंगा कि उसको आपको अच्छे से समझाऊं। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई 1935 एक्ट लाने के पहले। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर मूडी। सर अलेक्जेंडर मूडी थे, इन्हें आप याद कर लीजिए। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के जांच की समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडी। प्रशासनिक शक्ति का विभाजन सबसे पहले किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि आप शासन प्रणाली कैसे करेंगे। तो उसमें प्रशासनिक शक्ति का विभाजन 1919 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। भारत सचिव एवं उसके परिषद के वेतन, यानी जो भारत सचिव होते थे और उनके परिषद के जो सदस्य होते थे, उन सभी का वेतन पहले जाता था भारत के राजस्व से, जो कि 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त करके ब्रिटिश राजस्व से कर दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये पीसीएस, एसएससी छोटे मोटे एग्जाम में भी आता है, पीसीएस में मैचिंग में देता है, तो इसे आप ध्यान रखिए। सबसे पहले भारत परिषद और भारत सचिव के जो भी वेतन और खर्च हुआ करते थे वो भारत राजस्व से जाते थे, जिसे 1919 के अधिनियम के द्वारा समाप्त करके ब्रिटिश राजस्व से कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार में महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार ब्रिटिश सरकार ने दिया था इसी 1919 अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग करना एक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। तो आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगी। एक बात और, जो यूनिवर्सिटीज़ के अभी तो कोरोना काल में, इस महामारी में यूनिवर्सिटीज़ के सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, और जो भी मुझसे कनेक्ट हैं स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने अपने सब्जेक्ट को लेके कि उसमें कौन सा परिवर्तन आने वाला है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस आधार पर होगा। कुछ कुछ तो इस तरह से बातें कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि पिछले परसेंटाइल के हिसाब से, मतलब अगर वो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर के आधार पे उनको पास आउट कर दिया जाएगा। ये सब देखिए एक तर्क वितर्क की बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है उसके लिए क्या किया जाएगा? उसे इंटर पे पास आउट किया जाएगा। खुद अपने हिसाब से सोचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम होगा तय है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, आप पढ़िए, और पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी किसी भी काम में आप नुकसान और फायदे देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए अभी आप तैयारी करें। मैं भी जून के लास्ट वीक में, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है एज ए यूनिवर्सिटी लेवल के जो मैं स्टाफ हूं उसके अंतर्गत मुझे जितना पता है, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है यूनिवर्सिटी में। और आप तैयार रहें, आपको मौका कम मिलेगा क्योंकि 2 घंटे का अभी पेपर हो सकता है। पैटर्न बदल दिया जाएगा, क्वेश्चंस कम कर दिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए तैयार रहें और इस टॉपिक को आप पूरी तरह से थ्योरेटिकल 2 से 3 बार खुद से अपने मन से याद करके 2-3 बार लिख लें। मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि इस तरह के प्रश्नों में नंबर नहीं कटते हैं अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों का उत्तर देते हैं तो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।